चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ट्रायंगल इनइक्वालिटी का एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी का एक दो एग्जांपल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कल का लास्ट क्वेश्चन नहीं समझ में आया था, वो था पीयूष। अच्छा, व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, हम टॉप पे कर लेंगे चर्चा। ट्रायंगल इनइक्वालिटीज वैसे दो पार्ट्स है इसके क्वेश्चंस को, एक यहां से भी बनाते हैं, एक ज्योमेट्री से भी बनाते हैं। तो पहले इससे कर लेते हैं, इससे कर लेते हैं पहले। mod of mod z1 minus z2 less than is equal to mod of z1 plus minus z2 less than is equal to mod z1 plus mod z2, mod z1 plus mod z2। ये हमारा ट्रायंगल इनइक्वालिटी था। क्वेश्चंस करते हैं सीधा एग्जांपल्स यहाँ पर एक दो को आपको सिखा रहे हैं। मॉड z माइनस आई लेस देन 1 है, तो मॉड z प्लस 12 माइनस 6 आई लेस देन कितना होगा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, यहां से स्टार्ट कीजिए। मॉड z प्लस 12 माइनस 6 आई, इसमें ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर z रेट कीजिए, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर z रेट कीजिए, z माइनस आई। इसके बाद जो बचा वो लिख दीजिए, वो है 12 माइनस 5 आई। अब आपको लेस देन चाहिए, तो ये कहिए कि आपका दो कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्वाइंट है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्वाइंट है ये। लेस देन वाला ये फॉर्मूला लगा दीजिए, लेस देन इज इक्वल टू मॉड z माइनस आई प्लस मॉड 12 माइनस 5 आई। z माइनस आई का मॉडुलस लेस देन 1 है, यहां इक्वल टू नहीं है। क्योंकि यहां इक्वल टू नहीं है, तो यहां भी जब हम इसका वैल्यू 1 लेंगे तो इक्वल टू साइन गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास इक्वल टू नहीं है। 12 माइनस 5 आई का मॉडुलस अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 12 5 13 स्क्वायर 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 1 प्लस 13 इज 40। इसका मैक्सिमम वैल्यू आपको जस्ट 14 होगा, मैक्सिमम वैल्यू जस्ट 14 होगा। रिपीट। देखिए नीलू, देखिए ना, अभी तक लोग आ रहे हैं, कैसे काम चलेगा।
अब सब कहेगा बताइए, तो नीलू को सिर्फ बता सकते हैं, बाकियों को नहीं बताएंगे, अभी अभी लोग आ ही रहे हैं। ट्रायंगल इनइक्वालिटी पहले से हमारा बताया हुआ था कि डिफरेंस से ज्यादा होता है थर्ड साइड, सम से कम होता है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस दिया हुआ है, दूसरे का पूछा गया है। सिस्टम क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर वाले में ये कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट कर दीजिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर पहले जनरेट कर दीजिए, रेस्ट पार्ट जो भी बच जाए वो अलग कॉम्प्लेक्स नंबर बना दीजिए। इस तरह से आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दो कॉम्प्लेक्स नंबर में बढ़ गया, वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर। अब यहां से आपको देखना है कि लेस देन वाला फार्मूला लगाएंगे, लेस देन वाला फार्मूला लगाएंगे कि ग्रेटर देन वाला। तो देखिए आपको चाहिए लेस देन, इसलिए आप लेस देन वाला फार्मूला लगाइए, स्मॉड z1 प्लस स्मॉड z2, मॉड z1 प्लस मॉड z2, 12 5 13 हो गया। एंड यहां पर देखिए मॉड z माइनस आई लेस देन 1 दिया है, तो लेस देन 1 लिखिए, अब ये 14 हो गया। सेम ऑपरेटर में काम हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, सेम ऑपरेटर में काम होता है, चलता है। चलिए अब एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप उसे अच्छे से बनाने की कोशिश कीजिएगा। मॉड ऑफ z माइनस 4 बाई जेड इज इक्वल टू 2 है, तो मॉड z का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मॉड z का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। नहीं, प्रियांशु 4 नहीं आएगा इसका। फोर बाई टू है, 4 बाई जेड है, z माइनस 4 बाई जेड है, z माइनस 4 बाई जेड है। देखिए mod z minus 4 by z less than is equal to mod z plus minus 4 by z, ऐसे लिख सकते हैं। तो पहले इसको करके देखते हैं राइट साइड वाले से, तो ये हो गया आपका 2 लेस देन इज इक्वल टू mod z प्लस 4 by mod z। एलसीएम लेंगे, 2 mod z less than is equal to mod z square plus 4, 0 यहां आ गया, mod z square plus minus 2 into mod z plus 4, ये ऑलवेज करेक्ट है। यहां से हमें कुछ बेनिफिट नहीं मिले, यहां से हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला, ठीक है।
अब सेकंड वाला करते हैं, mod z माइनस 4 by z less than is equal to mod z माइनस 4 by z। एक माइनस वाला भी तो था, तो ये mod z माइनस 4 by mod z लेस देन इज इक्वल टू, इसका वैल्यू 2 है, ये कंफर्म पॉजिटिव, सो एलसीएम में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेफ्ट में लाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानते हुए mod z का वैल्यू निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4ac बाई 2a, तो mod z आपको 1 प्लस माइनस रूट 5 आ गया, 1 माइनस रूट 5 1 प्लस रूट 5 प्लस माइनस प्लस, यहां से आपको mod z 1 माइनस रूट 5 से 1 प्लस रूट 5 आया है, 1 माइनस रूट 5 से 1 प्लस रूट 5 आया है। तो ये कंफर्म निगेटिव है, ये निगेटिव नंबर है, निगेटिव से तो ये ज्यादा है ही, तो ये पार्ट हमारा करेक्ट है, लेकिन इस पार्ट को हम कहना चाहिए कि mod z लेस देन इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 5, सो mod z मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 प्लस रूट 5 है। हम चाहते तो डायरेक्टली हम माइनस वाला से लाके आंसर आपको बता देते, लेकिन हम जानबूझ के आपको ये वाला भी दिखाए। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा से बात कर लीजिएगा, वही आपको अपने से भी क्रिएट कर भेज देते हैं बच्चे को, कर लीजिएगा, क्रिएट आईडी यही रखिएगा, लेकिन अच्छा रिकॉर्डिंग के लिए हमको भेजना पड़ेगा ना, आप हमको फाइल दे दीजिए ताकि रिकॉर्डिंग हो जाएगा, आप टाइमिंग वगैरह बता दीजिएगा। क्या सबको समझ में आए? रिपीट, देखिए रिपीट में ये आपको 2 दिया हुआ है, दो कंडीशंस था, एक लेस देन कीजिएगा तो सम ऑफ टू साइड्स, तो इससे जब हम लेके चले एक z है, एक माइनस 4 बाई z है, इसका वैल्यू 2 है, ये 4 बाई मॉड z हो गया, ऊपर नीचे मॉड करके एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई किए, लेफ्ट में किए, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, सो हमेशा के लिए पॉजिटिव होगा, ऑलवेज ट्रू, यहां हमको कुछ नहीं मिला। अब दूसरा वाला सीन क्या था, डिफरेंस ऑफ साइड से थर्ड साइड ज्यादा होता है, तो z वाला मॉड 4 बाई z का मॉड, ये डिफरेंस हो गया, इसका वैल्यू एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई, लेफ्ट में लाए, क्वाड्रेटिक बनाए, इसके दो रूट निकाल लिए, साइन स्कीम लेस देन इज इक्वल टू से हमें पता चल गया कि 1 माइनस रूट 5 से 1 प्लस रूट 5 तक होगा, 1 माइनस रूट 5 मेरा निगेटिव होता है, 1 माइनस रूट 5 निगेटिव होता है, तो निगेटिव से ज्यादा तो हमेशा ही होगा, तो ये वाला लेने का कोई मतलब नहीं है।
तो ये वाला तो करेक्ट है, यस, ये वाला लेना है और यहीं से हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू मिला। वहीं से हमें मैक्सिमम वैल्यू मिला है। राइट साइड तो अभी बताए, अगर वन वाला को सॉल्व करते तो मिनिमम मिलता। वन वाला कौन है? ये यहां से कुछ भी नहीं मिल रहा है, यहां से कुछ नहीं मिलेगा, मिनिमम भी नहीं मिलेगा। 2z बराबर 0 कैसे हुआ? 2z बराबर 0 कहां लिखे हैं? इसको राइट साइड में भेज दिए हैं, इसको राइट साइड में भेज दिए हैं, तो यहां पर 0 लिख दिए फिर। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत? डन, चलिए डन है तो और आगे बढ़ते हैं लोग। मॉड जेड प्लस मॉड जेड माइनस 2 का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा? टू। टू सही जवाब है, टू सही जवाब है। मिनिमम वैल्यू का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, तो सम ऑफ टू साइड इज मोर देन सम और डिफरेंस ऑफ, ये देखिए प्लस माइनस यहाँ पर अपनी मर्जी से ले सकते हैं, तो अगर प्लस लेते हैं तो जेड बन जाएगा, लेकिन अगर माइनस लेंगे तो जेड जेड गोज अवे और ये बचा सिर्फ 2, तो इसका मिनिमम वैल्यू यही 2 हो जाएगा। सही आप लोग पहचाने हैं। अब ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं हम, अब हम ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ओके,
ए लग लग कर भी बनेगा। चलिए अब हम लोग आर्गन प्लेट कर रहे हैं। आर्गन प्लेट को फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं, ज्योमेट्री करना है। आर्गन प्लेट x एक्सिस, y एक्सिस, पॉइंट P Z इज इक्वल टू x प्लस i y, जिसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x y बोलते। ये ओरिजिन है। इस डिस्टेंस को मॉड z बोला जाता था। ये एंगल आर्म z, इसका इमेज z बार होता था। ये तीन चीजें हम आपको बता रखे हैं। ये तीन चीजें हम आपको बता रखे हैं पहले से। ये तीन चीजें जब हम आपको बता रखे हैं तो अब और क्या चाहिए सो देखा जाए। अब सेक्शन फॉर्मूलास वगैरह कैसे लगेंगे वो देखना है हमें। एक कॉम्प्लेक्स नंबर a है z1, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर b है z2। कोई पॉइंट p से m/n रेशियो में इंटरनली अगर डिवाइड कर रहा है तो पॉइंट p होगा mz2 प्लस nz1 बाई m प्लस n। इस तरह से पॉइंट p मिलेगा। इस तरह से सेक्शन फार्मूला जो हमारा है, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, सेंट्रॉइड, इन सेंटर्स, सेक्शन फार्मूला से जितना भी चीज हमारा हुआ था कैलकुलेशन 2D में, वो सारा का सारा यहाँ पर आ गया। अगर उसमें किसी को कुछ दिक्कत है, पूछना है तो बोलिए हमें। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला, इसकी मदद से हम सेंट्रॉइड निकाल के आपको पहले दिखाते हैं। a z1, b z2, c z3, तो आपका सेंट्रॉइड क्या होना चाहिए? z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। क्या अब यकीन हुआ कि सेक्शन फॉर्मूला बिल्कुल 2D वाला है? बताइए बताइए कोई। सेक्शन फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स नंबर में बिल्कुल 2D का है। जहां जहां जैसे जैसे लगाए थे बिल्कुल एज इट इज लगाना है, कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये समझ गए आप लोग। अब थोड़ा सा और आगे करते हैं। स्टेज, वहां सेक्शन फॉर्मूला के बाद अगला सीन था स्टेज। उसे चलाते हैं स्टेज फॉर्मूलेस को। मेरे पास दो पॉइंट्स है, पॉइंट ए z1,
पॉइंट बी Z2 इनके बीच का डिस्टेंस मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। इसीलिए मॉड Z एक्चुअली में मॉड Z माइनस 0 है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Z फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Z फ्रॉम ओरिजिन, ये हमारा डिस्टेंस होता है। तो इस तरह से आपको जहां जहां भी डिस्टेंस का जो कुछ भी निकालना है वो सारा हम इसकी मदद से निकाल सकते हैं। डिस्टेंस में कोई दिक्कत किसी को? डिस्टेंस में किसी को कोई दिक्कत? नहीं है, ठीक। और आगे बढ़ते हैं। फिर डिस्टेंस में दिक्कत नहीं है तो डिस्टेंस के बाद आर्गुमेंट, Z माइनस Z0 इज इक्वल टू, अगर अल्फा लेते हैं आप तो इसे ज्योमेट्री कैसे दिखाएंगे? ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ये पॉइंट Z0 है, Z0 से हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बनाते हुए, हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बनाते हुए एक रे निकलेगी। पॉइंट Z0 से Z की ओर एक रे निकलेगा जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा होगा। तो इस लाइन में जहां इच्छा हो वहां Z कर दीजिए। फिर से Z0 से Z की ओर एक रे निकलेगा जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा होगा। एक और बात, इस रे में पॉइंट Z0 शामिल नहीं होगा, इस रे में पॉइंट Z0 शामिल नहीं होगा। क्या जौहर समझ में आया आपको? नहीं आया समझ में? ठीक है, नीलू जौहर किस देखिए, ये आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट से कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रे को दिखाया जाता है, रे को। स्टार्टिंग पॉइंट Z0 से कहां तक? Z की ओर, Z0 से Z की ओर। इस रे का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मतलब ये रे हॉरिजॉन्टल लाइन या एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाते रहेगा, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाएगा। यही होता है इसका मतलब। अगर आप आर्ग Z कहिएगा तो इसका मतलब आर्ग Z माइनस 0 इज इक्वल टू, अगर आप पाई बाई 2 पाई बाई 3 बोलते हैं तो देखिए ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, 0 से मतलब ओरिजिन से Z की ओर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाना है? 2 पाई बाई 3। तो यहां से 2 पाई बाई 3 120 ऐसे देना। इस रे में जहां इच्छा है वहां Z ले लीजिए। आर्गुमेंट में देखिए हमने ओरिजिन से एंगल देख लिया जैसा कि आप कह रहे हैं। अरे नहीं रे,
ये एग्जाम्पल है 2π/3 वाला, ये एग्जाम्पल है 2π/3 वाला। हर वक्त कैसे बनेगा इतना? ये थ्योरी था अल्फा वाला और ये एग्जाम्पल है उसका। Z0 से Z की ओर, क्या देखिए क्वेश्चन हो गया, आर्ग जेड को Z-0 बोल सकते हैं, मतलब 0 से Z की ओर, ओरिजिन से Z की ओर, ओरिजिन से Z की ओर। क्या आप समझ में आया? हाँ रे, दिया रहेगा जेड तभी ले सकते हैं बाबू, दिया रहेगा तभी ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते। चलिए आर्गुमेंट समझ गए सब लोग? आर्गुमेंट सब लोग समझ गए? ठीक है, आर्गुमेंट समझ गए। अब और आगे बढ़ते हैं हम लोग। रोटेशन थ्योरम। देखिए हम इस फिगर को करने वाले हैं, यहां Z2, यहां Z1, Z3, इनके बीच का एंगल थीटा, इनके बीच का एंगल थीटा, और ये रहा आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। पहला वाला आपको अल्फा एंगल बनाएगा और दूसरा वाला बीटा एंगल बनाएगा, तो बीटा माइनस अल्फा थीटा लेंगे, बीटा माइनस अल्फा थीटा लेंगे। यूलर फॉर्म से, यूलर फॉर्म से हम क्या क्या लिख सकते हैं वो पहले बताते हैं। यूलर फॉर्म से हम लिख सकते हैं Z1 माइनस Z2 बराबर मॉड Z1 माइनस Z2 इंटू ई का पावर आई आर्ग अल्फा। आई अल्फा कर सकते हैं, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा, आर्गुमेंट अल्फा है Z1 माइनस Z2। अब Z3 माइनस Z2 को क्या लिख सकते हैं? Z3 माइनस Z2 को इसका मॉडुलस Z3 माइनस Z2 और इसका आर्गुमेंट e का पावर i बीटा। अब डिवाइड करेंगे, हम क्या करने वाले हैं, हम इस डायरेक्शन में रोटेट करने वाले हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ये लास्ट में आएगा, जो लास्ट में आएगा उसे ऊपर लिखना है, जो लास्ट में आएगा उसे ऊपर लिखेंगे। Z3 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय, यहां से स्टार्ट किए थे, तो Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू मॉड Z3 माइनस Z2 अपॉन मॉड Z1 माइनस Z2, ऊपर में था e का पावर i बीटा और यहां है e का पावर i। ये दोनों मॉड एक साथ हो जाएगा और ये बीटा माइनस अल्फा होगा, और बीटा माइनस अल्फा हमारे पास कितना है? बीटा माइनस अल्फा मेरे पास थीटा है, जो कि इन दोनों लाइंस के रे के बीच का एंगल है। तो हम कह सकते हैं Z3 माइनस Z2 बाई Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z3 माइनस Z2 बाई Z1 माइनस Z2 इंटू e का पावर i थीटा। अभी तक आपको ज्योमेट्री में जितना भी चीज सिखाए हैं उसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल आईआईटी ने रोटेशन थ्योरम को किया है। और साधारण तरीके से अगर देखें रोटेशन थ्योरी को तो यह कुछ खास नहीं है, यूलर फॉर्म में बस लिखा गया दोनों को और उसे डिवाइड किया गया। यहां पर एंगल बीटा माइनस अल्फा है, जो कि बीटा माइनस अल्फा दोनों रे के बीच का एंगल है। तो बताइए यहां तक कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना है, एनी कंफ्यूजन्स बोलिए।
आदित्य को समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, देखिए आदित्य, फिर से यूलर फॉर्म में z को मॉड z इंटू ई का पावर आई आर जेड ऐसे सिखाए थे यूलर फॉर्म में लिखने को। अगर आपने ये वाला क्लास किया होगा तो ये ध्यान होगा कि हाँ, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके मॉडुलस एंड आर्गुमेंट के तौर पे हम यूलर फॉर्म में पेश कर सकते हैं। तो जब यूलर फॉर्म में पेश कर सकते हैं तो z को लिख सकते हैं, तो z1 माइनस z2 को भी लिख सकते हैं, z3 माइनस z2 को भी लिख सकते हैं। और अगर ये दोनों करेक्ट थे तो इसे डिवाइड करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसे डिवाइड करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब डिवाइड कर ही दिए तो बीटा माइनस अल्फा आपको थीटा हो गया और ये मॉड एक साथ लिखा गया है। क्या अभी भी दिक्कत है? समझ आ गया? और किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं है? ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे हमारे पास ज्योमेट्री में ज्यादा चीज नहीं है। एक सर्कल होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है और पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला का ज्यादा नहीं है। सिंगल डिफिनेशन से वो भी पैराबोला का तो आता नहीं है। आपको इलिप्स और हाइपरबोला से एक एक लाइन का कंडीशन वाला आता है, वो हम बता देते। इतना ही ज्योमेट्री होता है, सो ज्यादा घबराने का जरूरत नहीं है। सर्कल और स्ट्रेट लाइन, यही दो चीज बाकी है। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम्पल नहीं करेंगे तो गलत होगा। सो हम लोग एग्जाम्पल शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन से एक स्क्वायर ए बी सी डी, ये एक स्क्वायर हुआ। Z1 Z2 Z3 Z4, ठीक है। मान लिया कि हमें Z1 मालूम है, Z3 मालूम है, Z2 मालूम करना है, Z4 मालूम करना है। Z2 मालूम करना है, Z4 मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे, यही हमारा सवाल है। देखते हैं कैसे होगा। हम Z2 को टारगेट कर लेते हैं, बने हुए फिगर से कर रहे हैं। अभी जैसा फिगर बना हुआ उसके हिसाब से ये 90 डिग्री है और ऐसे करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर होगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर है, तो ये बाद में आया, ये बाद में आया। रे हम ऐसे बना दे, तो इस रे के लिए जो बाद में आया है Z1 माइनस Z2, Z2 से Z1 की योग अपॉन Z2 से Z3 की योग, ये स्टार्टिंग है। Z3 माइनस Z2, Z2 से Z3 की योग, दोनों का मॉडुलस e का पावर i इन रे के बीच का एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ है, स्टार्टिंग से एंडिंग की ओर, स्टार्टिंग से एंडिंग की ओर। ये प्लस 90 डिग्री होगा, प्लस π/2 होगा। ये जो अभी फिगर बना हुआ उसके हिसाब से स्क्वायर है, तो स्क्वायर में ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि साइड लेंथ है। ठीक है, साइड लेंथ होने के कारण ये कट जाएंगे। स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं। अब बचा ये दोनों Z1 माइनस Z2 बाई Z3 माइनस Z2, e का पावर i π/2 बचा है, जिसका वैल्यू प्लस i होता है, जिसका वैल्यू प्लस i होता है।
देखिए Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू I Z3 माइनस Z2। तो Z1 माइनस I Z3 Z2 इंटू 1 माइनस I। इस पूरे सिस्टम को इसके कंजुगेट से गुना कर दे 1 प्लस I से गुना करेंगे तो आपको 1 प्लस I Z1 माइनस I स्क्वायर प्लस 1 माइनस I Z3 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2Z2 ऐसा कुछ मिला। हमें बताइए आप लोग स्क्वायर में जो कैलकुलेशंस किए हैं, रोटेशन थ्योरम चलाए हैं, Z2 निकाले हैं, Z1 Z3 दिया हुआ है, Z2 निकाले हैं Z1 Z3 के फॉर्म में, क्या ये आपको समझ में आया? कुछ इसी तरह के काम आपको करने होते हैं। लॉन्ग डायगोनल भी ले सकते हैं तो 45 डिग्री का यूज होगा अंकुश। 45 डिग्री अगर आपको अच्छा लगता है, 90 से ज्यादा अच्छा लगता है लीजिए, 45 डिग्री ले लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। मेरे को 90 अच्छा लगा, सो हमने 90 को यूज किया। क्या सबको हो गया? लास्ट में क्या हुआ नहीं समझ में आया? ठीक है, दूसरा जगह करते हैं लास्ट वाला। ठीक है, ये वाला लास्ट वाला क्या हुआ? I Z3 इधर है, Z2 उधर गया, कॉमन हो गया। यहां तक तो ठीक होना चाहिए। अब इसके बाद जो किए उसको अलग तरह से करते हैं। Z2 बराबर Z1 बाई 1 माइनस I माइनस I Z3 बाई 1 माइनस I। अब इस पूरे सिस्टम को रेशनलाइज करना है 1 प्लस I से। तो Z2 आपको क्या हो गया? 1 प्लस I Z1 बाई 1 प्लस 1 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और यहां पर माइनस I स्क्वायर I इंटू I स्क्वायर Z3 बाई 1 प्लस 1। यही है, माइनस से गुना करके यहां पर लिखा हुआ है माइनस माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, और ये जो 2 है उसको इधर लिखेंगे। फर्स्ट लाइन, हाँ बताएंगे आदित्य, फर्स्ट लाइन भी बताएंगे। फर्स्ट लाइन में क्या हुआ था? सो देखिए, ये स्टार्टिंग है, ये फाइनल है, ठीक है, ये इनिशियल है। ऐसा क्यों किए? हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज में लेना चाहते हैं, प्लस लेना चाहते हैं। ये रे है, ये रे है, इस रे और इस रे के बीच में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री बना। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तब होगा जब ये फाइनल हो। इस रे को लिखना है तो Z2 से Z1 की ओर, Z2 से Z1 की ओर है तो Z1 माइनस Z2 हमें लिखना होगा। इस रे को लिखना है Z2 से Z3 की ओर, तो लिखेंगे Z3
माइनस Z2। जब दोनों रे दिखती है तो इनका यूलर फॉर्मेट लिख दीजिए आप, इनका मॉडुलस और यहां पर एंगल बिटवीन देम विद प्रॉपर डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज लिए तो प्लस में, क्लॉकवाइज लेंगे तो यहां माइनस में आएगा। रेस्ट तो ये सब ठीक ही है। क्या समझ में आया? ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत इसमें? नहीं है, ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं है। हम इसी पर बेस्ड और क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, प्लस माइनस में कब लेते हैं एक बार फिर। हाँ देखिए, ध्यान रहे, इस रे से इस रे की ओर आना है। ये आपका इनिशियल है, इनिशियल रे, ये आपका फाइनल रे है। ये इस रे से इस रे की ओर आते समय, इनिशियल रे से फाइनल रे की ओर आते समय एंगल जो घुमा, एंगल जो घुमा वो उसका डायरेक्शन क्या है? अगर ये डायरेक्शन आपको लगता है कि एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस में लिखिए। अगर ये डायरेक्शन आपको लगता है कि क्लॉकवाइज है तो माइनस में लिखिएगा। ठीक है प्रिंस? प्रिंस बाबू अब समझ में आया? प्लस माइनस, ओके। तो हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बन जाएगा उसको देखते हैं। हमारा क्वेश्चन से राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, और राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल में राइट एंगल हम Z3 पे ले रहे हैं, तो अगला Z1 और Z2 होगा। ये साइड इस साइड के बराबर होगा। हमें Z1 स्क्वायर प्लस 2Z3 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा Z3 इंटू Z1 प्लस Z2 है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि लैम्डा कितना होगा, लैम्डा कितना होगा, ये क्वेश्चन है।
2, शशि का आया है 2। देखते हैं क्या 2 होना चाहिए। देखिए, अच्छा एक ध्यान से देखिए, इसमें आयोटा कहीं पे नहीं। एक रे इधर लेंगे, एक रे इधर लेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज अगर लेना चाहते हैं तो इस प्रकार से लेना होगा एंगल 90 डिग्री। तो ये स्टार्ट किया है इनिशियल, और ये फाइनल। ओके, तो फाइनल पहले लिखते हैं Z3 से Z2 की ओर, Z12 माइनस Z3, Z3 से Z1 की ओर Z1 माइनस Z3, इनका मॉडुलस इनके बीच का एंगल 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में है। Z1 Z3 से Z2 Z3 की ओर हमारा प्लस होगा एंटी क्लॉकवाइज का। ये इक्वल साइड लेंथ है, राइट आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इसका वैल्यू बचा फिर आयोटा। अब आयोटा यहां है नहीं तो हम स्क्वायर कर देंगे, तो Z2 माइनस Z3 का स्क्वायर आई स्क्वायर Z1 माइनस Z3 का होल स्क्वायर। ये हो गया Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस 2Z2 Z3 माइनस Z1 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस 2Z1 Z3। इन सबको इधर कीजिए, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर और Z3 स्क्वायर हो गया 2 बार, ये राइट साइड में 2Z2 Z3 प्लस 2Z1 Z3, तो यहां से 2Z3 कॉमन लेंगे तो Z1 प्लस Z2 आएगा। बिल्कुल सही, लैम्डा का वैल्यू 2 आएगा। सही है, लैम्डा का वैल्यू 2 आएगा, लैम्डा का वैल्यू 2 आएगा। ठीक है, किसी को भी इसमें कुछ पूछना है, प्रॉब्लम है, बोलिए। नहीं है, ठीक, एक और कर लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इसमें कुछ हमें बताने दीजिए। उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के बेसिस पे बहुत सारा क्वेश्चन आईआईटी ने पूछा है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल ए Z1 B Z2 C Z3। चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड आपके इक्वल होंगे, AB is equal to BC is equal to CA। So mod Z1 minus Z2 is equal to mod Z2 minus Z3 is equal to mod Z3 minus Z1। हम इसे कुछ मान लेते हैं, से समथिंग, तो A स्क्वायर कितना, Z1 माइनस Z2 का मॉड स्क्वायर, और मॉड स्क्वायर हमारा Z1 माइनस Z2 इंटू
Z1 बार माइनस Z2 बार। So 1 by Z1 minus Z2 plus 1 by Z2 minus Z3 plus 1 by Z3 minus Z1 कितना होगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये यहां आ गया और ये नीचे चला आएगा। Z1 बार माइनस Z2 बार अपॉन ए स्क्वायर 1 बाई Z1 माइनस Z2। 1 बाई Z1 माइनस Z2 को यहां से क्या लिख सकते हैं? Z1 बार माइनस Z2 बार अपॉन ए स्क्वायर। यहां से इसका वैल्यू ये दे सकते हैं इस एक्सप्रेशन की मदद से, ये दे सकते हैं। बाकी का सिमिलरली करेंगे, क्योंकि ये सिमिलरली है तो इसका वैल्यू इसके जैसा ही Z2 माइनस Z3 बार बाई ए स्क्वायर और इसका Z3 बार माइनस Z1 बार अपॉन ए स्क्वायर। एलसीएम ए स्क्वायर है, सो डायरेक्ट कैंसिलेशन, Z3 बार कैंसिल, Z2 बार कैंसिल, Z1 बार कैंसिल, सब कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इक्वल टू 0 होगा। ये आपका पहला क्वेश्चन था, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल के बेसिस पे। इक्विलैटरल ट्रायंगल के बेसिस पे ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है आपको, इसको सॉल्व कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो Z2 माइनस Z3 इंटू Z3 माइनस Z1 प्लस Z3 माइनस Z1 इंटू Z1 माइनस Z2, ये यहां पर आया, प्लस यहां पर आएगा Z1 माइनस Z2 इंटू Z2 माइनस Z3 बराबर 0। एलसीएम वाला जो डिनोमिनेटर वाला है वो हम राइट साइड में भेज के हटा दिए। अब इसको गुना करने पे क्या आया? Z2 Z3 माइनस Z1 Z2 माइनस Z3 स्क्वायर प्लस Z3 Z1, इसका प्लस Z3 Z1 माइनस Z2 Z3 माइनस Z1 स्क्वायर प्लस Z1 Z2, इसका प्लस Z1 Z2 माइनस Z3 Z1 माइनस Z2 स्क्वायर प्लस Z2 Z3 बराबर 0। तो क्या कुछ कैंसिल होगा? देखते हैं। माइनस Z1 Z2 प्लस Z1 Z2 से कैंसिल हो गया, माइनस Z2 Z3 से Z2 Z3 कैंसिल हो गया, माइनस Z3 Z1 से प्लस Z3 Z1 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब हम ये Z3 स्क्वायर Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर को राइट साइड में लिखेंगे तो ये हमें दिखाई देगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर। राइट साइड वाला लिखे इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड में है Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। इक्विलैटरल ट्रायंगल में निकालना आपका ये था, दूसरा ये है और तीसरा और निकालने वाले। ठीक है मासी, तीसरा और निकालने वाले हैं, वो सर्कम सेंटर के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन है। सर्कम सेंटर के रेस्पेक्ट में अभी दो चीज निकल रहा है, ब्लैक वाला फिर से। हाँ, इनका एलसीएम लिए हैं पीयूष, इनका एलसीएम लिए तो डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई से गायब कर दिए हैं, सिर्फ न्यूमरेटर लिखा गया। तो यहां पर आ गया Z2 Z3 इंटू Z3 Z1 प्लस यहां पर आएगा Z3 Z1 Z1 Z2
प्लस यहां पे आएगा Z1 Z2 Z2 Z3, बाकी सॉल्व करके ये आ गया। चलिए, और किसी को कोई दिक्कत? ब्लू वाला लास्ट लाइन ये है। ज्ञानचंद, ध्यान से देखिएगा इसको। ए स्क्वायर बराबर मॉड स्क्वायर हो गया। मॉड जेड स्क्वायर क्या सिखाए हैं? जेड इंटू जेड बार, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई देखिएगा, ये नीचे लाएंगे 1/z1 माइनस z2, ये इधर नीचे आएगा z1 बार माइनस z2 बार अपॉन ए स्क्वायर। तो 1/z1 माइनस z2 z1 बार माइनस z2 बार अपॉन ए स्क्वायर हुआ। ये समझना जरूरी है, यहां से आया है, ये समझ गए तो बाकी को सिमिलरली लिखे हैं। बाकी सिमिलरली लिखा है ज्ञानचंद, क्या आपको समझ में आया? ये क्रॉस मल्टीप्लाई है बाबू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई। और किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। इसमें आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल चल रहा है, ये हो जाएगा तो ट्रायंगल पार्ट ओवर हो जाएगा आपका ज्योमेट्री में। और किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलिए। नहीं है, ठीक। तो इसमें सर्कम सेंटर लेके अब काम शुरू करते हैं। हम इतना इरेज कर रहे हैं। इसका सर्कम सेंटर क्या होगा? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे सेंटर एक ही जगह पे होंगे। तो सर्कम सेंटर, ये तीसरा क्वेश्चन का तैयारी कर रहे हैं। सर्कम सेंटर z0 मानेंगे तो ये सेंट्रॉइड के बराबर होगा, इसलिए सेंट्रॉइड z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3 होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड सारे के सारे सिंगल पॉइंट एक ही जगह पे होते हैं। सो क्वेश्चन में सर्कम सेंटर दिया, जबकि कैलकुलेशन में सेंट्रॉइड इस्तेमाल हुआ। ठीक है, इस चीज को z0 स्क्वायर के फॉर्मेट में उस क्वेश्चंस में लिखा गया था। चलिए हम क्वेश्चन बना देते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप लोग बनाइए। z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू z0 स्क्वायर, और आप बताइए k कितना होगा। चलिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये होता ही है, सर्कम सेंटर z0 है जिसे हम सेंट्रॉइड से दे सकते हैं,
वर्टिसेज और सर्कम सेंटर के बीच में ये रिलेशन आएगा। आप जानते हैं कैसे आएगा, यूज कीजिए। तो k का वैल्यू क्या आएगा, चलिए सॉल्व करके बताइए तो हमें। थ्री, सुनाइब को 3 आ चुका है, और जो कितना आ रहा है, सुनाइब को 3 आ गया। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, हम जेड नॉट स्क्वायर ही निकालेंगे सीधा, और फिर देखते हैं क्या नहीं, हम 3 जेड नॉट का होल स्क्वायर निकालेंगे, 9 जेड नॉट स्क्वायर। तो 3 जेड नॉट हो जाएगा z1 प्लस z2 प्लस z3, स्क्वायर है तो स्क्वायर है। अब ये क्या होता है, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1, और ये दोनों इक्वल है तो इसको हम ये लिख सकते हैं, यस। तो 9 z0 स्क्वायर इज इक्वल टू z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर। इस रिलेशन की मदद से 2 प्लस 1 3 होता है, तो 9 z0 स्क्वायर इज इक्वल टू z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर, इसका 3 गुना है, और ये 3 इसको काट दिया, इसलिए यहां पर कितना हो जाना चाहिए, 3 हो जाएगा, और ये एक और कंडीशन हो गई। 3 3 3 आ गया, 3 सही आपने किया, 3 होगा। चलिए, तो यहां तक जो ट्रायंगल्स हमने बनाए, क्या आपको समझ में आया? ट्रायंगल यहां तक बनाए वो समझ में आया सबको? अरे समझ में आया बाबू। इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल्स, स्क्वायर के वर्टिसेस निकालने, ये सब बन गए, समझ गए? ठीक है। अब आर्गुमेंट की मदद से, आर्गुमेंट के माध्यम से एक ट्रायंगल बनाएंगे, आर्गुमेंट के माध्यम से एक ट्रायंगल आपको बनाना सिखाएंगे, और फिर उस ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे। इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर ही सब जगह है, आपको नहीं मालूम कि ये एक ट्रायंगल है, लेकिन है का सब कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर भी आपको सब कुछ होते रहेगा, और आप सारा काम, सारा कैलकुलेशन ज्योमेट्री का करेंगे, इसको ही रेंज कर रहे हैं। उसको करने के बाद हमारा सर्कल पार्ट स्टार्ट हुआ, ठीक है। ज्योमेट्री में मेजर पार्ट आपका सर्कल है, ये देते हैं बता।
ज्योमेट्री में मेजर पार्ट आपका सर्कल है। अब ये ढलान पे है, ये सब सीख लीजिएगा तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में सब कुछ हो जाएंगे। ठीक है, आपको एरिया बॉन्डेड बाय कर्व्स, ये क्वेश्चन है। ठीक है, पहला है कर्व आर्गुमेंट z इज इक्वल टू पाई बाई 3। अगला है आर्गुमेंट z इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। नेक्स्ट है आर्गुमेंट z माइनस 2 माइनस 2√3 इज इक्वल टू पाई। तो ये एरिया कितना होगा ये तीनों कर्व के द्वारा? हाँ, सर्कल और स्ट्रेट लाइन जैसे ही आप कर लीजिएगा आदित्य, सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन जैसे ही पूरा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर डन। ये आखिरी पार्ट ज्योमेट्री पार्ट चल रहा है, आखिरी ज्योमेट्री पार्ट चल रहा है। आपने अभी पॉइंट देख लिया, रे देख लिया, ट्रायंगल देख लिया। रे से ही ट्रायंगल में आ रहे हैं, वो ये एग्जांपल है, रे से ट्रायंगल में आ। इसके बाद दो चीज और रहेंगे, एक सर्कल एक स्ट्रेट लाइन। जितना ही ज्योमेट्री है इसको देखिए कैसे बनेगा। आर्गुमेंट जेड, ये क्लास बताए थे, रे किसके रिस्पेक्ट में होता है? आर्गुमेंट z माइनस 0 मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। यस, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। कैसे करते हैं? ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन। ठीक है, ये है आर्क z पाई बाई 3। एंगल, पहला एंगल क्या हुआ? पहला एंगल जो लेना है वो है पाई बाई 3, यहां कहीं पर होगा z। अगला है आर्क z इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। तो अगला एंगल हॉरिजॉन्टल से 2 पाई बाई 3 बनाना है, सब चीज इधर होगा 2 पाई बाई 3। आर्गुमेंट z माइनस 2 माइनस 2√3, इसको देखिए, इसको आर्गुमेंट ऑफ z माइनस कॉमन लेंगे, ये i का होना चाहिए था। तो 2 प्लस i 2√3, 2 प्लस i 2√3 5। अब 2 2√3, इसे आप सोचिए पॉइंट 2 2√3। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 2√3 बाई ओरिजिन के रिस्पेक्ट में y बाई x √3 है। थीटा आपका 60 डिग्री, मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यही है। तो ये 2 2√3 जो पॉइंट P है वो इसी लाइन पर है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पाई बाई 3। अब एक बार निश्चित हो गया कि पॉइंट P कहां पर है, तो पॉइंट P से Z की ओर कितना एंगल बनाते हुए? पाई एंगल। तो अब सोचिए, ये है इसका हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ये है। जीरो एंगल तो इधर ही बोलेंगे, जीरो एंगल इधर ही बोलेंगे। पाई एंगल किधर बोलेंगे? पाई एंगल्स यहां से ऐसे, जीरो से ऐसे करेंगे। तो पाई एंगल जब कहेंगे, ये था रे, पाई एंगल कहेंगे तो इस तरह का हॉरिजॉन्टल रे बनेगा ऐसे, यहां से पाई। अब आप देखिए, ये आपको एक ट्रायंगल बना, इसी ट्रायंगल्स का एरिया आपको चाहिए, इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए। क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल से पाई एंगल बनाया, हॉरिजॉन्टल से पाई एंगल बनाया, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये पाई बाई 3 एंगल, ये 2 पाई बाई 3 एंगल, तो यहां पर का एंगल पाई बाई 3 हो गया।
ये और ये पैरेलल लाइंस है, ये π/3 एंगल, तो ये भी π/3 एंगल्स, दो एंगल π/3 तो तीसरा भी π/3, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका साइड लेंथ OP होगा और OP क्या होगा, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ओरिजिन होता है 0,0, पॉइंट P दिया हुआ है 1/2 स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर 16, मतलब 4 हो गया। तो एरिया क्या होगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, कुल मिला के 4√3। बताइए कहीं पे कोई दिक्कत है? क्या ये सबको समझ में आया कि आर्गुमेंट रे के माध्यम से भी ट्रायंगल बन सकते हैं, और अगर ट्रायंगल बन सकते हैं तो उसका एरिया भी हमसे पूछा जा सकता है। बताइए कोई दिक्कत? अठारह, अच्छा। तो क्या करें, एंगल लिए उसमें प्रॉब्लम है। हाँ, इसी के साथ सिखाना चाह रहे थे हम, एंगल लिए उसमें प्रॉब्लम। देखिए एंगल्स का ये एक्चुअली में z-0 कहा जाएगा। तो ओरिजिन से z की ओर π/3 एंगल बनाते हुए, ओरिजिन से, ओरिजिन एक्स एक्सिस पे होता है, ओरिजिन से π/3 एंगल बनाते हुए, ओरिजिन से π/3 एंगल बनाते हुए, मतलब ये रे जो है इसी रे पे आपका पहला है। अगला ओरिजिन से z की ओर 2π/3 एंगल बनाना है। ओरिजिन से 2π/3 एंगल बनाते हुए जो लीजा जाएगा उसी पे होगा आपका दूसरा वाला रे। तीसरा है z-2 - i2√3, माइनस कॉमन ले लिए तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये बना, जिसे हम पॉइंट में अपने में ले आए तो 2,2√3 बन गया। अब इस पॉइंट को लोकेट करेंगे अपना x एक्सिस y एक्सिस पे, xy कोऑर्डिनेट पे, आर्गन प्लेन पे, कार्टेशियन प्लेन पे, इसे दिखाएंगे। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पहले एंगल देख लेते हैं। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में y/x करेंगे तो हमें 60 डिग्री आया, और 60 डिग्री पहले से एक लाइन बना हुआ था, मतलब इसी लाइन पे कहीं पर ये पॉइंट P है, जहां पे इच्छा वहां पर P को दिखा दिए। अब P से Z की ओर पाई एंगल बनाते हुए, पाई एंगल्स देखिए, अगर आप रे को इधर खींचेंगे, P से रे को इधर खींचेंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग 0 एंगल बोलते हैं, तो निगेटिव डायरेक्शन में पाई एंगल। तो यहां से देखिए इस तरह से घूमते हुए पाई एंगल तो हो ही गया, तो ये आपको पाई एंगल्स हो गया है, ये तीसरा। फिगर अगेन समझाइए, फिगर ये अभी समझा रहे हैं। नीलू क्या आज समझ में आया? पहले तो ये फिगर बनाया गया, उसके बाद एंगल का खेल हुआ कि 2π/3 और π/3 का डिफरेंस π/3 है। ये रे पैरेलल है, ये दोनों रे आपस में पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, मतलब ये भी 60, दो एंगल 60 हो गया तो तीसरा भी 60 डिग्री होगा। तीनों एंगल 60 डिग्री है तो मस्ट है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा,
हमें पॉइंट P मालूम है, हमें पॉइंट O मालूम है, तो इनके बीच का डिस्टेंस ही हमारा साइड लेंथ होगा। साइड लेंथ मालूम चल गया तो एरिया इक्विलेटरल का निकाल सकते हैं। और किसी को कोई दिक्कत? नहीं, ठीक है। तो कल हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चलेगा इसमें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है सर्कल। सर्कल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री के हिसाब से सर्कल है। तो सर्कल में आपसे जितना हो सके रिवीजन करके आइएगा, ठीक है, क्योंकि हमें ज्योमेट्री में उतरना होगा सर्कल का। आई थिंक इतना ज्यादा पार्ट है सर्कल में कि शायद कल हम सर्कल ही करते रहे, कल नहीं कंक्लूड होगा ये, ठीक है। स्ट्रेट लाइन इसके आगे करेंगे। स्ट्रेट लाइन में थ्योरी ही है, क्वेश्चंस नहीं है ज्यादा, थ्योरेटिकल पार्ट्स है, ठीक है, तो वो अगले दिन कंक्लूड मार लेंगे। आज इतना ही रखते हो, ठीक है। आप, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग क्वेश्चन बना रहे होंगे, जिसे हम मंडे को डिस्कस करेंगे। मंडे को सीट डिस्कशन होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।